नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। कल रात मेरी एक वीडियो पब्लिश हुई थी और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देर रात एक अभिभावक नागेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा कि सर जनरल कोटे के सीट पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों का नामांकन क्यों हो जाता है और इस संदर्भ में क्या नियम है। तो इस मुख्य मुद्दे पर तो हम बात करेंगे ही, और रिजर्वेशन के कुछ ऐसे प्रावधान, सामान्य प्रावधान सबों को पता है, कैटेगरी वाइज 49.5% और 50.5% का हिसाब, मेरी चर्चा उस पर नहीं है। और दो तीन मुख्य बात हैं जिसमें यह है कि अगर नंबर सेम हो, नंबर ज्यादा हो, नंबर कम हो, कैटेगरी वाइज क्या इसके प्रावधान है। तो मैं मुख्य रूप से आज इस फोकस पर, वो सामान्य नियम सबको पता है, मैं उस सामान्य नियम की आज चर्चा करने वाला नहीं हूँ। रिजर्वेशन के एक विशेष प्रावधान के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं और एक तथ्य भी आपके सामने रखूंगा, और निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी थोड़ा सा आश्चर्यजनक है और मुझे लगता है कि आप भी इस चीज से अभी तक अगर अनजान होंगे तो आपको भी ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और ये सवाल सबको, ये प्रश्न ही ऐसा है कि ये सबको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। कई बार हम अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी, मेरिट लिस्ट में अपने आप को अंक तालिका में आंकने के बावजूद भी हम चूक जाते हैं नामांकन से, और इसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए इस चीज को जानने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल, और गूगल में एनटीए के पोर्टल पर आप जाएंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही ये चीज मिल जाएगा। मैंने पहले से खोल करके रखा ताकि समय ज्यादा ना लगे। अब आप यहाँ देखें तो एक नियम मैं हाईलाइट कर रहा हूं और आपको दिखाई भी देगा, आप क्लियर तरीके से उसको देख पाएंगे। ये जो नियम है, ये नियम ये है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये नियम, जितने लाइन को मैंने हाईलाइट किया मैं उसी को पढ़ता हूँ कि यदि एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल श्रेणी के अभ्यर्थी स्वतः ही सामान्य योग्यता में आते हैं तो उन्हें सामान्य सीट पर प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल के आरक्षित हिस्से की सीटों के आधार पर समायोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लिया कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए निर्धारित है, या कट ऑफ उसको मान सकते हैं कि उनके लिए कट ऑफ निर्धारित हुआ कि वो 65 लाते हैं या 70 लाते हैं, वहां जनरल से, उससे ऊपर वाले में जनरल को सेलेक्ट किया जाएगा। 70 के नीचे अगर जनरल वाले लेंगे तो उनका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। अब एससी एसटी के बच्चे 70 लाते हैं तो अब वो एससी एसटी में नहीं जाएंगे, अब वो जनरल कैटेगरी के समान माने जाएंगे और उनका समायोजन तब वह जनरल कैटेगरी में होगा। यानी वहां अगर जनरल को भी 70 नंबर है और एससी एसटी के बच्चे को भी या ओबीसी के बच्चे को भी 71-72 अगर है, तो ये 71-72 जनरल ओबीसी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनका नामांकन वो जनरल सीट पर हो जाएगा। जनरल के बच्चे वहां से हट जाएंगे, उनका नामांकन वहां नहीं होगा। मैं अंत में एक प्रूफ दूंगा, इसका मतलब एक आंकड़ा जो मुझे मिला है विश्वस्त से, उसकी भी चर्चा करूंगा। तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम ये है कि यदि मान लिया कि 75 नंबर लाने वाला कैटेगरी एक जनरल कैटेगरी का भी बच्चा है, एक ओबीसी का बच्चा है, एक एससी का है और एक एसटी का है, आप किसको नामांकन देंगे? चारों बच्चों ने समान नंबर लाया, तो उसके लिए जो नियम है, उस नियम की चर्चा मैं अभी आपसे यहां पर करूंगा। और वो नियम क्या है ये आप जान लीजिए। वो नियम है कि यदि मार्क्स की स्थिति सबकी सामान्य हो गई, तो यहां देख लीजिए कक्षा 9वीं और कक्षा 6 दोनों के लिए है कि पहले, सबसे पहले दोनों के मैथमेटिक्स का नंबर टाई किया जाएगा, चारों का या दो का। यहां हालांकि कहा जा रहा है कि कोई दो, हम चार को भी मान लेते हैं। आमतौर पर मैं जो परिस्थिति ले रहा हूं उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, ना के बराबर है, फिर भी मान लिया अगर हो गया तो मैथ, यानी यहां टाई का मतलब हुआ कि कुल प्राप्तांक अगर इक्वल हो गया, चारों 300 में अगर चारों कैंडिडेट को 275 नंबर आ गए या 280 नंबर आ गए और चारों चार कैटेगरी से हैं, तब क्या होगा। और ये बात मैं सिर्फ जनरल सीट पर कर रहा हूं, बाकी सीट का इससे लेना देना नहीं है, ये जनरल सीट पर लागू होता है। तो उसमें जिसका मैथमेटिक्स का नंबर ज्यादा होगा उसको वरीयता क्रम में रखा जाएगा, ऊपर में उसको दे दिया जाएगा। अगर मैथ के नंबर टैली कर गए, यहां दो के लिए कह रहा है, मैं चार को एज्यूम करके चल रहा हूं, तब इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का मार्क्स टैली किया जाएगा, उसमें जिसका हाईएस्ट होगा वो वरीयता क्रम में ऊपर जाएगा।
अगर मान लिया कि इंटेलिजेंस का भी नंबर इक्वल हो गया तो लैंग्वेज का मार्क्स चेक किया जाएगा और उसमें जो हाईएस्ट वन होगा वो प्रायोरिटी में ऊपर जाएगा, चाहे वो जिस कैटेगरी का भी हो। जनरल सीट पर मेरी बार बार ये चर्चा ये है कि ये बात मैं सिर्फ जनरल सीट के लिए कर रहा हूं, दूसरे कैटेगरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर लैंग्वेज में भी सामान्य हो गया तब क्या, तो सामान्य ज्ञान पर, और यदि मान जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी में लेंगे। यदि सामान्य ज्ञान का भी मार्क्स सेम हो गया तब क्या होगा, तो चारों में जिसकी आयु सबसे कम होगी उसको वरीयता दी जाएगी। अब इस नियम पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि मार्क्स अगर एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे जनरल के बराबर लाएं तो वरीयता में दिया जाएगा। टाइप में आप कह रहे हैं निम्नतम आयु, मान लिया कि टाइप में न्यूनतम आयु जनरल वाले का होगा तो क्या ये सीट उसको मिलेगा? ये सवाल अभी तक अनुत्तरित है। मैंने जिनसे पूछा, इस नियम के आधार पर कैटेगरी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यहाँ जनरल वाले को ही ये सीट मिलेगा। फिर आपके उस नियम का क्या होगा जहां आपने कहा कि एससी एसटी वाले अगर वो मार्क्स लाते हैं तो एक टाई ब्रेकर का है। यहां पर इस नियम को अगर हम देखें तो यहाँ कैटेगरी का मामला समाप्त हो जाता है। अगर एससी एसटी वाले सबसे कम उम्र के हैं उनको मौका मिलेगा, अगर जनरल वाले हैं तो क्या उनको हटा करके जनरल वाले को मौका मिलेगा? क्योंकि आपका फिर पहला नियम इससे बाधित हो रहा है जो अभी इसके पहले मैंने 44 पेज पर बताया। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। मैंने एक एक्सपर्ट से बात की जो मेधा सूची तैयार करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सवाल मुझे अपने ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं है। और ये भी अगर हो जाए तो उन्होंने कहा कि एक और उपाय होता है कि लॉटरी सिस्टम से उन बच्चों का नामांकन निर्धारित किया जाता है। सब चीज अगर सब मामला हो जाए, निम्नतम आयु मान लिया कि आयु भी इक्वल हो जाए, ये तो बिल्कुल रियलिस्ट है, ऐसा होता नहीं है, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैंने सवाल किया कि क्या अगर आयु भी इक्वल हो गई तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि पहला तो ये होता नहीं, अगर हो गई तो वहां एक परिस्थिति होती है कि तब लॉटरी सिस्टम होता है और जो लॉटरी में आ जाए उसको दे दिया जाएगा वरीयता क्रम में। लेकिन यहाँ बार बार मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अगर चारों कैटेगरी के बच्चों का मार्क्स सेम है और उस जगह जनरल कैटेगरी के बच्चे का उम्र अगर सबसे कम हो तो क्या एससी एसटी को सामान्य कैटेगरी में होने के बावजूद दरकिनार करके इस नियम का पालन होता है? और एक छोटा सा उदाहरण मैं चलते चलते आपको दूंगा कि पिछले साल नालंदा सैनिक स्कूल में 13 या 17 समथिंग उन्होंने मुझे बताया है कि सीट थी जनरल कैटेगरी में, जिसमें 13 सीट भरे गए एससी एसटी के बच्चे के द्वारा और जनरल कोटे पर मात्र 4 कैंडिडेट के बच्चों का नामांकन हुआ। और वो इसलिए कि ये 4 जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे इनके मार्क्स के पैरेलल उनका मार्क्स नहीं था, ये मार्क्स में सुपर हुए, इसलिए ये 4 बाकी जो 13 बच्चे जनरल कैटेगरी के थे उनके इक्वल मार्क्स एससी एसटी के थे और उनको उस वरीयता क्रम में दिया गया। और ये जनरल कोटे के 17 सीट में 13 बच्चे एससी एसटी और ओबीसी के थे, मात्र 4 बच्चे। तो एक प्रश्न भी है कि ये सिस्टम क्या है। मेरा सब मतलब इसमें किसी प्रकार का विवाद करने का नहीं था, पर एक सवाल एक अभिभावक के द्वारा आया और उस सवाल को जवाब ढूंढने के क्रम में इतनी सारी जानकारियां मैंने भी इकट्ठी की। ये सब जानकारी तो मुझे थी कि टाई ब्रेकर का रूल क्या होता है और जो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे वो उनका आ जाएगा, लेकिन ये 2 सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं कि इस टाई ब्रेकर में क्या उम्र मायने रखता है या फिर वहां एससी एसटी वाले को प्राथमिकता दे दी जाएगी। दूसरी बात कि वहां वाला नियम तो स्पष्ट है कि सब चीज हो गया तो उसी को मान्यता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये पसंद आए तो कमेंट कीजिए, और भी कोई सवाल होगा, बहुत सारी जानकारी आप लोग के सवाल के आधार पर हम लोग को भी आपके सवाल पूछने से हो जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल।